हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? सर हम अच्छे हैं सर, आप कैसे हैं? मैं भी बहुत अच्छा हूँ, बहुत बढ़िया हूँ। और मुझे पता है कि आप बहुत अच्छे तरीके से, जबरदस्त तरीके से तैयारी कर रहे हैं अपने एग्जाम की। सेल्स ऑफ गुड एक्ट, सेल्स ऑफ गुड एक्ट बिल्कुल अपनी रफ्तार पकड़ चुका है। और मुझे आपको ये बताना है कि पिछले लेक्चर में जो पढ़ा था उसी को, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को कंटिन्यू करना है अब हमें। तो एक छोटा सा शॉर्ट रिकैप लेते हैं। आप मुझे बताइए पिछले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? इंप्लाइड कंडीशन एंड इंप्लाइड वारंटीज के बारे में जानकारी हमने हासिल की थी, और उससे पहले कंडीशन क्या होती है और वारंटी क्या होती है ये हमने जाना था। तो उम्मीद है सेक्शन 12 के हिसाब से अब आप ये समझ चुके हैं। कंडीशन एसेंशियल होती है, जिसके बिना, जिसके पूरे ना होने पर आपका कॉन्ट्रैक्ट क्या हो सकता है? कैंसिल हो सकता है। आपके पास पूरा राइट है उसे रिप्यूडिएट, कैंसिल करने का। लेकिन भाई और बहनों, अगर वारंटी ब्रेक हुई है या वारंटी का उल्लंघन हुआ है तो कोर्ट आपको कहता है भाई साहब आप कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं कर सकते, आप डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं। याद आ गई ना बात? राइट। फिर ये पढ़ लिया था सेक्शन 13 में कि भाई कंडीशन को वारंटी बना सकते हैं, है कि नहीं बात? वारंटी को कंडीशन बना सकते हैं, है कि नहीं बात? तो हमें पता है कंडीशन ही वारंटी बन सकती है। 4 केस उसके हमने पढ़ लिए थे। फिर जो सबसे खतरनाक बात है आज की वो ये है, कुछ ऐसे टॉपिक हैं या कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट कह दो या डीलिंग है जिसमें आपको ये बोलने की जरूरत नहीं है, एक्सप्रेस करने की जरूरत नहीं है कि सर यही कंडीशन है ना मैं लगाता हूं। यानी बिना बोले, बिना लिखे हमें यह जानना है लॉ को पढ़कर कि ऐसी कौन सी कंडीशंस हैं कि जिसे हम लिखे भी नहीं, ठीक है, बोले भी नहीं, तब भी कोर्ट हमें, हमारे देश का कानून इजाजत देता है कि आप सर चाहें तो उस कॉन्ट्रैक्ट को, सेल ऑफ गुड के कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकते हैं। राइट। अब एक सबसे पहली और मजेदार बात सुनो भाई। आपको आपके दोस्त ने एक मोबाइल दिखाया, दोस्त ने कहा भाई नया मोबाइल लिया है मैंने, है कि नहीं बात? ठीक है ना, बढ़िया लग रहा है ना? उसने, आपने देखा यार अच्छा लग रहा है फोन तो, राइट। कितने का लिया, कहां से लिया, कौन सी कंपनी, सारी डिटेल ले ली। और इतने में दोस्त इधर उधर हुए, आप चेक कर रहे थे, आपको लगा चलो बेच देता हूं। आपने वो मोबाइल बिना उससे पूछे बेच दिया, ठीक है। उसी के मोबाइल से, उसी के मोबाइल की पिक लेकर उसी के मोबाइल से OLX पे डाल दी, बेच दे। तो भैया OLX पे बेच दे, है कि नहीं बात? अब अगर OLX से कहीं से ऑफर आ गया आपके पास खरीदने का, तो बताओ क्या वो सेल वैलिड मानी जानी चाहिए? ये तो बहुत, मतलब ये टॉपिक ही ऐसा है, या ये सेल्स ऑफ गुड एक्ट ही ऐसा है जो आपकी जनरल लाइफ से बिल्कुल रिलेट करता है। अब बताओ क्या आप इसको वैलिड सेल करार दोगे? मतलब आप उसके ओनर हो और आपका मोबाइल कोई और बंदा बेच दे, आपसे बिना पूछे सेल कर दे, चाहे वो आपको कहते भाई पैसे ले ले, ठीक है, तो क्या आप वैलिड सेल मानोगे? नहीं ना। तो इसका मतलब खुद सोचो, क्या ये बात कहीं कॉन्ट्रैक्ट में लिखने के लिए होनी चाहिए, या कहीं भी ये बात लिखी होनी चाहिए कि मतलब बेचने वाला उसका ओनर होना चाहिए? ठीक है। और देखो अगली बात सुनो ध्यान से, बहुत ध्यान सुनना, जो तुमने खुद अप्लाई किया ये बात। तुम भैया एक दुकान पे पहुंचे, है कि नहीं बात? दुकान पे पहुंचने के बाद तुमने कहा भैया एक ब्रेड का पैकेट दे दो, है ना, बहुत ही बेसिक सा एग्जांपल लेते हैं, ब्रेड दे दो सर एक, राइट। जब ब्रेड आपने खरीदी उस दुकानदार से, तो क्या दुकानदार से ये पूछा भैया बेचने से पहले या पैसे पकड़ने से पहले ये बताओ ये तुम्हारी है या चोरी की है? तुम्हारी है भैया या चोरी की है, ये बता दो। अब अगर तुम ये पूछ रहे हो एक दुकानदार से, तो क्या बोलेगा? भैया ये क्या बात है पूछने वाली, बताओ। आपको नहीं लेनी मत लो यार, कम से कम इंसल्ट तो मत करो मेरी। यानी खुद सोचो, आप अगर किसी दुकानदार से पूछ रहे हो ये ब्रेड पहले तू प्रूफ कर, बिल दिखा या किसी भी तरीके से प्रूफ कर कि ये तुमने चोरी करके नहीं ली है, ये तुम्हारी ओनरशिप में है, क्योंकि जब मैं ओनर होऊंगा तभी मैं उसको बेच पाऊंगा। राइट। क्या पूछते हो आप? नहीं पूछते, ठीक है। अच्छा उल्टा लेते हैं, ये तुमने उससे बात पूछी, उसने मान लो प्रूफ कर दी, फिर भैया तुमने उसे क्या दिए? तुमने उसे कुछ अमाउंट दिया, पैसे दिए, मान लो 30 रुपीज की ब्रेड थी, 30 रुपीज दिए। उसे भी गुस्सा आया, उसने तुमसे पूछा भैया ये 30 रुपीज जो तुम लेके आए हो ये तुमने खुद अपने पापा मम्मी से पूछ के लिए हैं या उनकी जेब से चुराए हैं? ठीक है, राइट। चोरी किए तो नहीं है ये पैसे, ठीक है ना, चुरा के पैसे गोरिया चली, है कि नहीं बात? ये बताओ।
अब भैया तुम्हें गुस्सा आएगा नहीं आएगा, यार ये तो बिल्कुल गलत बात है, हमारे पर इल्जाम लगा रहे हो कि मैं चोर दिखता हूं। नहीं ना, इसका मतलब एक बहुत कॉमन सी बात है, जब भी हम किसी पर्सन से सामान खरीदते हैं, हम जब भी उसे पैसे देते हैं और वो हमें सामान देता है, ना वो और ना मैं, हम दोनों ही एक दूसरे से नहीं बोलते कि भाई ये तुम्हारा सामान है या चोरी का है, ये मेरे पैसे हैं, मैं इसका ओनर हूं या मैंने चुरा रखे हैं। समझ में आई ना बात? तो जज साहब ने कहा क्योंकि ऐसी बातें पूछना क्या होता है, बहुत ही शर्म वाली बात होती है कि मैं सामान के लिए जब भी लेने जा रहा हूं सामने वाले से ये पूछूं सबसे पहले, खरीदने से पहले ये बता कि चोरी का है या तुम्हारा है, प्रूफ करो पहले। तो जज साहब ने कहा कोई किसी से नहीं पूछता, और मुझे यकीन हो गया अब तुम भी ये बात समझ चुके, तुमने भी आज तक ये काम किया ही नहीं है, तुमने भी कभी सामान खरीदने से पहले ये पूछा ही नहीं कि भैया सामान बेचने वाले से कि भाई ये बता प्रूफ कर कि ये चोरी का है या तुम्हारी ओनरशिप है। हम क्या मानते हैं, अब सुनना ध्यान से, बहुत ही राज की बात, हम क्या मानते हैं, हम ये मानते हैं कि जो बेचने वाला है ना, क्या मानते हैं, जो बेचने वाला है वो उसका ओनर ही है। ठीक है, समझ में आ गई ना बात? क्या माना हमने, बोलो सर? हमने माना बेचने वाला, सेल करने वाला क्या है, उसका ओनर है। ये लिखी है बात, ये लिखी नहीं है कॉन्ट्रैक्ट में, ये हमने माना है, ये हमने दिल से माना, दिल से ये हमने मान लिया कि बेचने वाला ओनर है, और ये जो बात हमने मान ली इसको बार बार पूछने की जरूरत नहीं है। अब एक बार बताओ, जो हमने बात मान ली जिसे हमने पूछने की जरूरत नहीं है, तो वही चीज तो क्या होती है, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। और यहां क्या बनेगी, इम्प्लाइड कंडीशन। ठीक है, चाहे तुम कुछ ना कहो, मैंने सुन लिया, यानी मैंने मान लिया, चाहे तुम कुछ ना कहो मैंने मान लिया। तो हमने क्या मान लिया कि बेचने वाला उसका क्या है, ओनर है। तो जज साहब ने इसे क्या नाम दिया, जज साहब ने कहा इट इज कंडीशन एज टू टाइटल। ठीक है जी, क्या नाम देंगे हम, कंडीशन एज टू टाइटल, राइट। यानी बेचने वाला ओनर है, ये बार बार बताने की जरूरत नहीं है, हमें मान के चलना है। ठीक है, और ये बात आपके और मेरे साथ भी, कल अगर सुबह दिन में कभी भी कोई भी सामान खरीदने जाओ, चाहे पेन ही खरीदने क्यों ना जाओ, ये कंडीशन खुद अप्लाई कर लेना, खुद अपनी जिंदगी में उतारो। सेल्स ऑफ गुड एट को तो अपनी जिंदगी में उतारो कि ये हमारे साथ होता है, ये खुद कंडीशन अप्लाई होगी आपके साथ, और खुद अप्लाई कर देना। बेचने वाले से तुम पूछोगे ही नहीं, तो हम क्या मान लेंगे, जो मुझे सामान बेच रहा है, पेन बेच रहा है, वो पेन का ओनर है, ये मैंने इम्प्लाइडली मान लिया। आइए बात बिल्कुल घुटनों तक पहुंच चुकी होगी। सेक्शन है इसका, सेक्शन 14A, गलती से है कि नहीं बात, बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं, गलती से कैपिटल लेटर में हो गया। ठीक है ना, आप इसको स्मॉल लेटर में कर लेंगे। ठीक है जी, तो सेक्शन 14 सबसेक्शन A, राइट। तो देखो ये बात लिखी है, इन केस ऑफ सेल सेलर हैज द राइट टू सेल द गुड्स। सेलर के पास तो राइट है, वो सामान बेचेगा। एग्रीमेंट टू सेल में क्या है, एग्रीमेंट टू सेल के बाद ही विल हैव राइट टू सेल द गुड्स, उसके पास राइट होना चाहिए कि वो सामान बेच सकता है, राइट। यानी जब वो ओनरशिप, प्रॉपर्टी का मतलब क्या बताया नलायक को, प्रॉपर्टी का मतलब सर ओनरशिप। तो जब भी सेल्स ऑफ गुड एक्ट में प्रॉपर्टी की बात आएगी, प्रॉपर्टी को हम क्या मानते हैं, ओनरशिप मानते हैं। अब सबसे खतरनाक बात देखो, सबसे डेंजर बात, माइकल जैक्सन के गाने की तरह डेंजरस। तो डेंजर बनाएंगे आप अपने नोट्स में भी। ठीक है, तो डेंजर बनाने से पता क्या फायदा होगा, जब एग्जाम में रिवाइज करोगे ना, तो आपको पता रहेगा कि सर ने डेंजर बनवाया था, चांद तारे बनवाए थे, इसका मतलब ये खास बात है, इस पे बहुत फोकस करना है। अब देखो डेंजर बात क्या है, डेंजर बात है इफ द सेलर टाइटल टर्न आउट टू बी डिफेक्टिव। अगर सेलर का टाइटल यानी सेलर चोर निकला, जिससे हमने सामान खरीदा, ठीक है ना, जिससे हमने सामान खरीदा पेन, उसका टाइटल डिफेक्टिव यानी वो उसका ओनर नहीं है, राइट। जैसे कि आपने दोस्त का मोबाइल बेच दिया तो आप उसके ओनर नहीं हो, दोस्त की स्कूटी बेच दी तो आप उसके ओनर नहीं हो, तो उसको बोलते हैं डिफेक्टिव टाइटल। टाइटल मतलब मालिकाना होने का अधिकार का एक सबूत। तो आपका टाइटल जो है वो क्या है, डिफेक्टिव हो गया। अगर आपका टाइटल डिफेक्टिव है तो भैया जाने अनजाने बड़ी दुख की बात है, बहुत ज्यादा दुख की बात है, जो बायर है जिसने वो सामान खरीदा है उससे वो सामान लौटाना पड़ेगा। किसको, उसके सच्चे ओनर को। हाँ,
लेकिन बायर के पास एक राइट आ जाता है। ठीक है भैया, किसी बंदे ने अगर डिफेक्टिव टाइटल का सामान खरीद लिया तो वो सामान तो लौटा देगा, लेकिन वो कहेगा भैया मैंने तो उसके पैसे दिए हैं। तो जज साहब ने बोला बायर को, भाई तेरी कोई गलती नहीं मानेंगे, ठीक है, तू पैसे रिकवर कर सकता है फ्रॉम द सेलर। समझ में आई ना बात? इसका मतलब बहुत ही सिंपल सी बात देखो, ये भैया ए है, ए, ठीक है, इसका टाइटल डिफेक्टिव था, राइट। ए ने बी को सामान सेल किया और वो सामान चोरी का था, राइट। बी ने क्या किया, बी ने ए को पैसे भी दे दिए। समझ में आ रही बात? ए ने सामान बेचा बी को, बी ने पैसे दे दिए किसको, ए को, और वो सामान कैसा था, सामान था चोरी का, राइट। फिर इसका सामान का ट्रू ओनर मिस्टर एक्स, मिस्टर एक्स को आप जानते हो कौन है, इमरान हाशमी, है ना। मिस्टर एक्स को सामान दिख गया, रे ये तो मेरा ही स्कूटर है, ठीक है। तो जैसे ही बात कोर्ट में पहुंचेगी, बात प्रूफ हो जाएगी, हाँ भाई ये मिस्टर एक्स की ओनरशिप में, क्योंकि ओरिजिनल पेपर जैसे आप बोलते हो आरसी, अगर स्कूटी की बात करें तो, ठीक है, वो तो किसके पास है, एक्स के पास है। तो भैया बी को सामान एक्स को देना पड़ेगा, क्योंकि सामान बी ने क्या किया, चोरी का खरीदा, तो अपना सामान स्कूटी क्या देगा, वो उसको ट्रांसफर कर देगा। अब जब कोर्ट में बात पहुंचेगी तो बी रो रहा होगा, बी कह रहा होगा सर मैंने तो मेरे तो पैसे भी चले गए और मैंने सामान भी दे दिया। तो जज साहब ने कहा बेटा रोने की कोई जरूरत नहीं है, सामान तो देना पड़ेगा क्योंकि वो चोरी का था, क्योंकि चोरी का था और तुम्हारी जेब से पैसे भी चले गए। तो ए की क्या जिम्मेदारी बनती है यहाँ पे, ए पैसे लौटाएगा बी को। आई होप बात बिल्कुल घुटनों तक पहुंच चुकी होगी, ठीक है ना। तो ट्रू ओनर को सामान मिल जाएगा, ए चोरी का सामान बेचने के ऊपर पैसे भी लौटाएगा, और हाँ क्योंकि बी को जो मेंटल टॉर्चर हुआ है या बी के साथ जो बेईमानी हुई है, बी उसके डैमेजेस भी क्लेम कर सकता है। वो आप जानते हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जो भी डैमेज हमने पढ़े वो ऑटोमेटिकली यहाँ एप्लीकेबल हो जाने हैं। तो बी क्या करेगा, पैसे भी मांगेगा और डैमेजेस भी क्लेम करेगा। आई होप बात बहुत बढ़िया तरीके समझ में आ चुकी होगी, नोट भी आपने कर लिया होगा, राइट। अब देखो, अब देखते हैं सर इसके केसेस क्या है हमारे पास। तो जब आप नोट्स में जाएंगे तो जरा पेज पलटो, जरा नोट्स के पेज पलटोगे तो देखो क्या मिलेगा आपको, केस लॉज मिलेंगे, ठीक है। इससे क्लियरिटी और ज्यादा हो जाती है जितने मैं आपको केस लॉज दे रहा हूं, राइट। आपका अगर मन करे सेल्स ऑफ गुड एक्ट्स में तो कुछ केस लॉज याद कर लेना जिसके नाम आपको आसानी से याद हो जाए, या फिर जो मैं बताऊंगा वो तो करने ही करने हैं, राइट। देखो क्या लिखा है, सेम जो भी एग्जांपल दिया बिल्कुल सेम टू सेम एग्जांपल है। एक्स ने गाड़ी खरीदी और मैंने गाड़ी की जगह क्या एग्जांपल लिया, स्कूटी का, ठीक है ना। 6 महीने के बाद जेड ट्रू ओनर था, उसको वो गाड़ी दिख गई, अरे तो मेरी गाड़ी है भाई, मेरी कार है, मेरी कार चोरी हो गई थी, है ना, उसमें कौन बैठा है ये, ठीक है, चोर बैठा है। उसने क्या किया, डिमांड कर दी एक्स से, भाई ये मेरी कार है जल्दी उतर जा, मैं तुम्हें इसके पेपर भी दिखा सकता हूं। अब देखो पुराने जमाने का लॉ है 1930, है ना, और ये तो पहले कॉन्ट्रैक्ट में मर्ज था। तो पहले जमाने में ना लोग बाग इतनी जागो ग्राहक जागो वाली चीजों को ऑब्जर्व नहीं करते थे कि भैया कार खरीद ली तो मैं इसके पेपर भी चेक करूं, मैं इसकी आरसी भी चेक करूं, है ना, मैं इसकी सारी चीजों के बारे में बिल्कुल ढंग से, है ना, ठोक बजा के लेने वाली बात है ना, वो बिल्कुल करके देखूं, है ना। ऐसा ही नहीं करते थे लोग बाग। और कई बार क्या तो दोस्ती यारी में, मैं तुम्हारा दोस्त हूं, मैंने कहा यार ये ले कार ले ले, बाइक ले ले, पेपर यार घर पे रखे हैं, है ना, अभी 2-4 दिन में ढूंढ के दे दूंगा। तो कई बार ऐसा हो जाता है, इस वजह से ऐसे केस आ जाते हैं। अब आपको लगेगा सर इतनी बड़ी कार ले ली उसने, है ना, पेपर नहीं देखा उसने, आरसी नहीं देखी कार की। तो कई बार क्या होता है, हम खुद बोलते हैं दोस्त को यार आरसी 2-4 दिन में ले लियो, ढूंढूंगा घर में पता नहीं कार रखी है। तो ऐसा केस हुआ होगा। अब जो केस है उसको आप एग्जैक्टली उस फॉर्मेट में समझे, ठीक है। ये मत सोचे कि फिर वही बातें हवाई बातें कि सर, है ना, ऐसा क्यों नहीं हुआ होगा, ठीक है, उसने कार की आरसी क्यों नहीं चेक की होगी। समझ गए ना बात, ये बात मैं आपको पहले भी डिस्कस कर चुका हूं। अब हुआ ये कि ट्रू ओनर ने कहा ये तो मेरी कार है। अब बताओ रिजल्ट क्या होगा, बिल्कुल सेम जो मैंने बिल्कुल अभी अभी बताया। एक्स वॉज एंटाइटल्ड टू रिकवर द फुल प्राइस इवन दो सेवरल मंथ हैज पास्ड, राइट। तो एक्स क्या करेगा, एक्स को कार देनी पड़ेगी, ये लिखा ना, एक्स सेड टू रिटर्न द कार टू द ट्रू ओनर। तो कार वो दे देगा ट्रू ओनर को, और वाई से पूरे पैसे क्या करेगा,
क्लेम करेगा भाई पैसे निकाल। और जो राज की बात है जो यहाँ लिखी नहीं है, वो चाहे तो डैमेजेस भी क्लेम कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के डैमेजेस की तरह। ठीक है, समझ में आ गई बात? सर बहुत ही मजेदार केस था। अगला देखो सेम पैटर्न पर या सेम पैटर्न पर चालू ने है ना एक सामान खरीदा चोर बाजार से। ठीक है जी, चोर बाजार में गया, इंडिया में भी लगता है ना चोर बाजार, सामान खरीदा, चोरी के गुड्स खरीद लिए श्री 420 से। नाम से पता लग रहा है जो गुड्स खरीदे गए श्री 420 से वो भोलू के थे। भोलू इज द ट्रू ओनर ऑफ स्टोलन गुड्स। भोलू क्या था? ट्रू ओनर था। अब ट्रू ओनर था, अपने सामान देख लिया, अपने गुड्स देख लिए, तो आपको पता ही है अपना सामान देख लोगे, गुड्स देखो तो डिमांड तो करिए, तो मेरे ये भाई चेक करा, मेरे ये मुझे पता नहीं है क्या? ठीक है, मेरे पास इसका बिल भी है, पेपर भी है। उसने सेम कहानी, रिश्ता वही, सोच नहीं, कहानी एकदम सेम है। चालू हैड टू रिटर्न इट्स ट्रू ओनर। एक तो ये बात आई, चालू को सामान तो लौटाना पड़ेगा ही पड़ेगा, दुनिया की कोई ताकत रोक ही नहीं सकती। चालू इज नॉट एंटाइटल्ड टू श्री 420 बिकॉज द नॉलेज ऑफ द बायर हैज डिसअलाउ द इम्प्लाइड कंडीशन एज टू टाइटल। सबसे डेंजर बात वो यही है कि तुमने किस केस में क्या गौर नहीं किया। उसने चोरी के गुड्स खरीदे, राइट, खुद लिखा है चालू अब बायर चोर बाजार। एक तो वो खुद चोर बाजार जा रहा है और वो चोरी का सामान खुद खरीद रहा है। यानी इसका मतलब चालू को पता है, इसका मतलब चालू को पता है कि सामान कैसा है, सामान चोरी का ही है और मैं जानकर चोरी का सामान ले रहा हूं। राइट, तो जज साहब ने कहा जब तुम्हें किसी चीज का चोरी का पता है तो सिंपल सी बात है, और तब भी तुम उसको खरीद रहे हो, तो पता है हमारे देश में एक चीज लगती है, राइट, कई बार मैंने तुम्हें बताया भी है, जागो ग्राहक जागो। क्या लगता है? जागो, याद आ गया? जागो ग्राहक जागो। तो जज साहब ने कहा भाई हम रोज प्रचार कर रहे हैं जागो ग्राहक जागो का, आपके लॉ में भी लिखा है जागो ग्राहक जागो, तब भी आप जानबूझकर चोरी का सामान खरीद रहे हैं। तो इसका मतलब जब आपको पता है कि वो सामान चोरी का है तो फिर आपको लॉ का सहारा नहीं मिलेगा। तो जज साहब ने क्या डेंजर डिसीजन दिया? जज साहब ने बोला चालू हैड टू रिटर्न इट टू द ट्रू ओनर। राइट, ट्रू ओनर को तो लौटाएगा, लेकिन क्लेम नहीं कर सकता। चालू इज नॉट एंटाइटल्ड टू स्यू श्री 420। लेकिन चालू श्री 420 के ऊपर क्लेम नहीं कर सकता कि भैया सामान चोरी का था, सामान भी चला गया और मैंने तुमको पैसे भी दे दिए। तो इसका मतलब श्री 420 पैसे रिफंड नहीं करेगा, तो भी अगर श्री 420 पैसे रिफंड नहीं करेगा तो भी चालू जो है श्री 420 के ऊपर केस नहीं कर पाएगा। समझ में आई ना बात? तो इसका मतलब क्या हुआ? पैसे भी गए और सामान भी लौटाना पड़ा। रीजन क्या लिखा? सेम, बिकॉज बायर हैज न्यूट्रलाइज। जो बायर है जिसने चोरी का सामान खरीदा है, चालू ने ऑटोमेटिकली डिसअलाउ कर दिया, न्यूट्रलाइज कर दिया इंप्लाइड कंडीशन को। यानी उसने खुद ही इंप्लाइड कंडीशन को क्या कर दिया? बेकार बना दिया। राइट, क्यों? सबसे इंपॉर्टेंट चीज बस इस केस की क्या है? क्योंकि उसे पता था कि वो चोरी का सामान खरीद रहा है। राइट, तो आप एक तरीके से क्या होने चाहिए? एक ऐसे इंसान होने चाहिए जब सामान खरीदो तो आपको ये ना पता हो कि वो चोरी का है या उसका बेचने वाले का टाइटल डिफेक्टिव है। आई होप बात समझ में आ चुकी होगी कि बेचने वाले का टाइटल डिफेक्टिव होगा और मुझे पता होगा तो मुझे लॉ में इंप्लाइड कंडीशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। ठीक है, समझ में बात? अगला देखो क्या है, बिल्कुल सिंपल सी बात, ब्रांड की बात करते हैं। देखो क्या बात लिखी है, बहुत ही मजेदार केस। कई बार आप अपनी लाइफ में देखते होंगे ना, आपने भैया एक जीन्स खरीदी लिवाइस की, ठीक है जी, लिवाइस जैसा लोगो, स्पेलिंग भी सेम, एक एक चीज डिट्टो सेम है, आप फर्क ही नहीं पहचान सकते कि ये असली है नकली है। जिसे आजकल की लाइफ में पता आप क्या बोलते हो? ट्रू कॉपी बोलते नहीं बोलते? हाँ सर, राइट। तो आपने रोलेक्स की घड़ी खरीद ली, ठीक है, सामने वाला अगर ईमानदार है, राइट, तो वो बोल देगा भाई ट्रू कॉपी है, मतलब ओरिजिनल नहीं है। लेकिन सामने वाला अगर चोर निकला, दुकानदार चोर निकला और वो कह रहा है मैंने तो घड़ी बेच दी, ठीक है, और ये बोलकर बेच दी कि असली है, राइट, यानी कि महंगी बेची कि लोगो वगैरह सब कुछ सेम है और आप धोखे में आ गए और आपने सोचा असली की रोलेक्स है, ठीक है।
अब देखो क्या हुआ, ऐसे ही एक्स ने क्या किया, परचेस किया वाई से मिल्क बियरिंग एन ब्रांड, ठीक है ना, एन ब्रांड का मिल्क परचेस कर लिया। उसे लगा ब्रांडेड सामान है, जैसे आपने रोलेक्स की घड़ी परचेस करी, राइट, मान लो चलो अमूल लिख देते हैं। अमूल वालों को पता लग गया, यानी कि उस ब्रांडेड कंपनी को ये पता लग गया कि हमारे नाम को, हमारे ब्रांड को कोई और पर्सन यूज कर रहा है नकली या फेक ब्रांड लगाकर। उन्होंने कोर्ट में बात कही, कोर्ट से ऑर्डर निकलवा लिया, ठीक है ना, राइट, सब कुछ लीगली कर दिया और पूरे मार्केट में खबर फैला दी, अगर हमारे ब्रांड से कोई भी नकली सामान बेचा गया, राइट, तो बेचने वाले को जेल जाने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। अब तो जेल में आना पड़ेगा, जेल की रोटी खानी पड़ेगी, जेल का पानी पीना पड़ेगा। पता लगा एक्स ने जो अमूल ब्रांड से मिल्क खरीदा था, ठीक है ना, वो क्या निकला, वो ब्रांड नकली निकला, जिसे जज साहब ने क्या नाम दिया, इट प्रोवाइड दैट देयर वाज एन इन्फ्रिंजमेंट ऑफ द ट्रेडमार्क, यानी ट्रेडमार्क का उल्लंघन किया, वो बेचने वाले का ट्रेडमार्क ही नहीं था, यानी वाई ने नकली ट्रेडमार्क लगाकर अमूल का बेच दिया मिल्क। अब क्या होगा, एक्स ने, अब एक्स उसे आगे बेच रहा है, एक्स को वो ट्रेडमार्क रिमूव करना पड़ा, और क्योंकि वो अब ब्रांडेड नहीं रहा, तो खरीदने वाला क्या बोल रहा है, भैया बिना ब्रांड का है, लोकल है, सस्ता देगा तो खरीदूंगा वरना नहीं खरीदूंगा। बिल्कुल सिंपल सी बात है, ब्रांडेड चीज महंगी होती है क्योंकि हमें उसके ब्रांड पे ट्रस्ट होता है, और अगर ब्रांडेड नहीं है तो वो कैसे बिकेगा, सस्ता बिकेगा। अब उसे लॉस में बेचना पड़ा। अब बताओ जज साहब ने क्या डिसीजन दिया होगा, एक्स बेचारा रो रहा है, नहीं रो रहा, एक्स रो रहा है, कह रहा है सर मेरे साथ धोखा किया गया है, मुझे अनब्रांडेड चीज नकली ब्रांड चिपकाकर बेच दी गई है। तो जज ने बोला एक्स जिसके साथ बेईमानी हुई है एंटाइटल्ड टू sue वाई फॉर ब्रीच ऑफ इम्प्लाइड कंडीशन दैट वाई हैड द राइट टू सेल, यानी कि एक्स ने केस किया और उसको सारे डैमेजेस मिल गए। डैमेजेस आप जानते हैं MP-CP या स्पेशल डैमेजेस जो भी हैं, वो डैमेजेस मिल गए। क्योंकि वाई ने क्या किया है, वाई के पास राइट टू सेल है ही नहीं। कौन सा राइट टू सेल नहीं है, अमूल के नाम से बेचने का, वो तो अमूल का नकली नाम लगाकर बेच रहा है। सेम घड़ी की बात कर लो आप, है कि नहीं बात, जब बेचने वाला आपको ये बता रहा है कि भाई ये असली है, पर उसके पास उसका टाइटल नहीं है क्योंकि वो नकली घड़ी बेच रहा है, तो इसका मतलब पकड़े जाने के बाद उसको उस घड़ी पे नकली ट्रेडमार्क लगाकर बेचने का हर्जाना भुगतना पड़ेगा और आप उसके ऊपर केस कर सकते हैं, कानून आपका पूरा साथ देगा। आई होप बात समझ में आ चुकी होगी, राइट। निबलेट लिमिटेड वर्सेस कॉन्फेक्शनर्स एस मटेरियल कंपनी, ये केस आया है ना, इसको आप याद करने की कोशिश करें। याद हो गया तो अच्छी बात है, एग्जाम में नहीं याद आए तो फैक्ट जरूर याद करना, ठीक है। समझ में आ गया ना बात, हाँ सर समझ चुके हैं। तो ये हमने क्या पढ़ा सर, ये हमने पढ़ लिया कंडीशन एस टू टाइटल। अब मुझे बताओ अगर कंडीशन एस टू टाइटल ब्रेक हुआ है, ठीक है, राइट, तो ये क्या बनाई गई, इंप्लाइड कंडीशन। और अगर इंप्लाइड कंडीशन बनी है तो इंप्लाइड कंडीशन से क्या होगा, आपके पास क्या राइट है सर, हमारे पास राइट है, हम कॉन्ट्रैक्ट क्या कर सकते हैं, हम कॉन्ट्रैक्ट यानी सेल्स ऑफ गुड एक्ट का कॉन्ट्रैक्ट आप कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बात तो याद रखना, चाहे यहीं लिख लेना, यहीं पे ये बात चाहे बिल्कुल इंप्लाइड कंडीशन के आगे लिख देना। इंप्लाइड कंडीशन ये है, इन इंप्लाइड कंडीशन के ब्रेक होने पर कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल, क्योंकि हमें पता है कंडीशन ब्रेक होती है तो क्या राइट मिलता है, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। पहला पॉइंट बहुत जबरदस्त तरीके से आपको समझ में आ चुका है। अगले पॉइंट को समझने से पहले एक शानदार वीडियो क्लिप देखो, सब समझ में आ जाएगा। समझ गए, हाँ सर समझ गए। अब बताओ क्या कभी आपने इस तरीके से, ये तो खैर कॉमेडी वीडियो के थ्रू मैंने समझाने की कोशिश करी आपको, है ना, माहौल को थोड़ा सा हल्का बनाने के लिए। आप ये बताओ क्या आपने सामान कभी इस तरीके से खरीदा है, ऐसे ही चैनल आते हैं हमारे यहाँ, नाप तोल आता नहीं आता, टीवी होम शॉपी टाइप से भी आता है, उसमें मतलब जब वो डिस्क्राइब कर रहे होते हैं कुछ इसी तरीके से डिस्क्राइब कर रहे होते हैं, है कि नहीं बात, कि बस अब आपके पास 5 मिनट ही हैं, 5 मिनट के बाद अगर आपने ये डील छोड़ दी तो बहुत नुकसान हो जाएगा। देखिए 1000 रुपए में 3 जीन्स मिल रही हैं,
बेडशीट साथ मिल रही हैं, राइट, वो डिस्क्राइब कर रहे होते हैं साथ में उसकी क्वालिटीज भी, ठीक है, ये भाई ये इस काम आएगा, इस काम आएगा, इस काम आएगा। अब बताओ अगर वो चीज उस काम ना आए जिस काम के लिए आपने खरीदी है, तो बताओ ये सामने वाले पर्सन की गलती है या नहीं है कि वो झूठ बोलकर सामान खरीद रहा है, सॉरी सामान बेच रहा है। अब ये बताओ ऐसी बस में ट्रेवल किया हो, क्योंकि कई बार मैंने लोकल बस में ट्रेवल किया है, राइट, तो मैंने वहां पे एक ऑब्जर्वेशन की कि उस ट्रेन में कह दो या उस बस में कह दो, एक पर्सन आता है, छोटा सा बाम टाइप होता है उसके हाथ में, झंडू बाम टाइप है ना, तो बोलता है सर में दर्द हो, कमर में दर्द हो, कंधे में दर्द हो, बस बाम लगाइए, है ना, 5 मिनट में दर्द गायब, ठीक है। तो वो उसको क्या करता है, आपको डिस्क्राइब कर करके बेच रहा होता है डिस्क्रिप्शन से, है कि नहीं बात। ऐसी एक चीज ऑब्जर्व की होगी आपने, बस में मैंने देखा एक पर्सन होता है जो गोल्ड चेन, मतलब उसको लगा होता है कि भैया ये गोल्ड चेन है, देखने में कैसा लगता है कि हाँ भाई वाकई में क्या है, ये गोल्ड की चेन है, तो कहता है भैया गोल्ड चेन है, राइट। आप कहते हो गोल्ड चेन है कितने रुपए की, 30 रुपया, मात्र 30 रुपया, 30 रुपया, 30 रुपया, ऐसे बोल रहे होते ना वो, आपको लगा 30 रुपए में गोल्ड। फिर वो समझाता है अरे सर नकली चेन है, लेकिन अगर आप इसको पानी में डालेंगे तो गोल्ड का जो पानी चढ़ा हुआ है वो कभी नहीं उतरेगा, ये ब्लैक नहीं होगी, खराब नहीं होगा, है ना। और मजेदार डायलॉग बोलते हैं, सोने से कम नहीं, खोने का गम नहीं, हाँ सोने से कम नहीं, खोने का गम नहीं। अब देखो दिखने में तो गोल्ड ही है, तो सोने से कम नहीं और खोने का भी गम नहीं। खो गई तो कितने रुपए की चीज है, 30 रुपए की, 50 रुपए की। लेकिन अगर आपने उसे खरीद लिया, पहना, और पहनने के बाद अगले दिन पता लगा उसका सारा का सारा गोल्ड जो पानी है वो क्या हुआ, निकल गया और वो ब्लैक हो गई, तो ये उसकी गलती है, क्योंकि उसने क्या कह के बेचा था, उसने ये कह के बेचा था सर गोल्ड की चेन है, पानी कभी नहीं उतरेगा, चाहे आप इसको पानी में भिगो दो, चाहे इसको घिस दो, है ना, कहीं भी करो, जमीन पे रगड़ लो, इसकी जो पानी है वो इतना बढ़िया तरीके से उस पे लगाया गया है कि वो नहीं उतरेगा। तो डिस्क्रिप्शन से अगर आप सामान खरीद रहे हैं, ठीक है, तो सेलर की जिम्मेदारी बनती है, सुनना ध्यान से, सेलर की जिम्मेदारी बनती है कि जैसा वो डिस्क्राइब कर रहा है अपने प्रोडक्ट को, वो सामान, वो गुड्स, वो प्रोडक्ट उस डिस्क्रिप्शन से 100% मैच होना चाहिए, है कि नहीं बात, मैच होना चाहिए। अब ये बताओ कि भैया अगर सामान आपको डिस्क्राइब करके मिल रहा है, ठीक है, तो क्या आप इसे कॉन्ट्रैक्ट में लिखते हुए बात कि भाई ये तो मैच ही होना चाहिए, आपने आज तक नहीं लिखा, ठीक है। मैं वैष्णो देवी गया, वहां पे अखरोट खरीदा, राइट, तो अगर वो बता रहा है कि ये बहुत बढ़िया अखरोट है, ठीक है, तो भाई वो उससे मैच होना चाहिए ना, समझ में ना बात। तो आप अगर वो मैच नहीं करती हैं चीजें घर जाके, तो आपके पास ये राइट है कि आप उसके ऊपर केस कर सकते हैं, चाहे ये मैच होने वाली बात कि आपका प्रोडक्ट आपके डिस्क्रिप्शन से, आपकी बोली बात से मैच होना चाहिए, आप नहीं लिखोगे ना कॉन्ट्रैक्ट में भी, तब भी आपके पास ये राइट दिया गया है कानून के द्वारा कि तब भी आप उसके ऊपर केस करो, पैसा वापस लो, डिस्क्रिप्शन से मैच नहीं कर रहा, सामान वापस दो, टेंशन नहीं है। देखो यही बात लिखी है, ध्यान से समझेंगे अब, ठीक है जी। बात क्या लिखा देखना, इन केस ऑफ इंप्लाइड, इसलिए क्या बोल रहे हैं हम, देयर इज एन इंप्लाइड कंडीशन, सेक्शन 15, समझ रहे हो, दैट गुड्स कॉरस्पॉन्ड विद द डिस्क्रिप्शन। कॉरस्पॉन्ड मतलब गुड्स मैच, कि गुड्स मैच होने चाहिए, 100% मैच होने चाहिए जैसा आप उसे डिस्क्राइब कर रहे हैं, राइट। ऐसा क्यों, इफ यू कॉन्ट्रैक्ट, अब देखो बिल्कुल सिंपल सी बात है, क्या बहुत मजेदार, मतलब वन ऑफ माई फेवरेट लाइन, इफ यू कॉन्ट्रैक्ट टू सेल पीस यू कैन नॉट कंपेल बायर टू टेक बीन्स। समझ आई ना बात, अगर आप बोल रहे हो कि मैं पीस बेच रहा हूं, ठीक है, तो ये बोलकर कि मैं ये बेच रहा हूं, उसे ना बेचकर आप बायर को ये नहीं बोल सकते कि जो डिस्क्रिप्शन दिया वो तो इसका, पर तू खरीद ले बीन्स, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर आप जो बेच रहे हो, जो बोल रहे हो, उसे ही बेचना पड़ेगा और मैच भी कराना पड़ेगा। मेन आइडिया क्या है, दैट गुड सप्लाइड मस्ट बी सेम एज वर डिस्क्राइब। सबसे खतरनाक बात, चांद तारे लगाएंगे इसके ऊपर, ये शब्द लिखने बहुत जरूरी है, जैसा डिस्क्राइब किया उससे मैच होना चाहिए, ठीक है ना। अब देखो, द एक्ट हाउएवर डज नॉट डिफाइन डिस्क्रिप्शन, समझ ना बात, एक्ट में ये लिखा नहीं है कि डिस्क्रिप्शन की डेफिनेशन क्या है, ऑब्वियसली बात है, मैटर ऑफ फैक्ट है, ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन की डेफिनेशन कोई बता भी नहीं सकता है। सेल हैज बीन डीम्ड टू बी बाय डिस्क्रिप्शन वेयर, अब हम कब मानेंगे कि सेल डिस्क्रिप्शन से मानी गई है,
अगर क्लास और काइंड ऑफ विच गुड्स बिलोंग हैज बीन स्पेसिफाइड, यानी कि जो क्लास और जिस तरह का गुड्स है अगर आप उसे बोल के वैसे ही बेच रहे हैं, जैसे भैया इजिप्टियन कॉटन है कि नहीं बात, या फिर मैं कहूं दार्जिलिंग की चाय है ये, दार्जिलिंग की चाय, राइट, जावा शुगर है ये, ठीक है ना, शेफील्ड क्रॉकरी है ये, इस तरीके से, यानी कि उसका नाम, मतलब उस चीज का जो नाम है ना वो स्पेसिफिकली क्या करता है, बहुत जबरदस्त तरीके से मार्केट में चलता है। समझ में ना बात। तो अगर आप इस तरीके के नाम बोलकर जो फेमस हैं, ठीक है, वो बोलकर बेच रहे हैं, तो ये भी क्या माना जाता है, ये डिस्क्रिप्शन ही माना जाता है। सामने वाले के दिमाग में उसकी क्वालिटी, उसकी इमेज आपके डिस्क्रिप्शन से क्या हो जाती है ना, बहुत ज्यादा क्लियर हो जाती है कि भाई इजिप्टियन क्वालिटी की बात कर रहा है कि नहीं बात। ठीक है, अब देखो, अब अगली बात करते हैं, वेयर द गुड्स हैव बीन डिस्क्राइब्ड बाय सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक, राइट। अगर गुड्स को बोलने वाला डिस्क्राइब कर रहा है उसके सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स के थ्रू, ठीक है ना, एसेंशियल टू देयर आइडेंटिफिकेशन, ताकि सामने वाला उसके कैरेक्टरिस्टिक्स से क्या कर ले, अपने गुड्स को पहचान ले कि भाई इस कैरेक्टर का गुड्स है। जूट बेल्स ऑफ स्पेसिफाइड शिपमेंट, स्टील ऑफ स्पेसिफाइड डायमेंशन एटसेट्रा, वो ऐसे कैरेक्टरिस्टिक से डिफाइन कर रहा है। ठीक है, कि भाई ये सामान आएगा इस तरीके से, स्टील का है वो इतना है ना बड़ा है, या स्टील इतना मोटा है ना, 2 mm की है, 5 mm की, इस तरीके से अगर डिस्क्रिप्शन दिया जा रहा है तो क्या होगा, तो फिर वो उससे मैच होनी चाहिए, डिस्क्रिप्शन में कवर किया जाएगा। अगर मैं आपसे बोल रहा हूं, जैसे मैं बोलूं मेरी बुक है, तो मेरी बुक फॉर एग्जांपल 250 पेज की है, ठीक है, इतनी मोटी है, उसका वेट, ठीक है, 500 ग्राम है, आधी किलो की है वो, उसकी डायमेंशन A4 साइज की शीट के तरीके से है, राइट। तो अगर मैं तुम्हें ऐसे बोलकर अपनी बुक को सेल कर रहा हूं, तो ये जज ने बोला कि स्पेसिफिक डायमेंशन से भी मैच होनी चाहिए कि A4 साइज है, वेट से भी मैच होनी चाहिए, और स्पेसिफिक शिपमेंट के थ्रू भी मैच होनी चाहिए कि भाई मैं उसे इस तरीके से भेजूंगा। तो जो भी आप, मतलब इन शॉर्ट जो भी आप सामान के लिए सामने वाले को बोल रहे हो, कुछ भी बोल रहे हो सामान के बारे में, वो उसका डिस्क्रिप्शन मान लिया जाता है। सर बात बिल्कुल समझ में आ चुकी है, जो भी आपने बोला वो उसका डिस्क्रिप्शन हो गया। अब देखो केस क्या आया, बहुत ही शानदार जानदार केस, ठीक है, सेल बाय डिस्क्रिप्शन, ध्यान से पढ़ेंगे, राइट, सेम ही है जो मैं आपको डिस्क्राइब कर चुका हूं बिना किसी टेंशन के। एक्स ने क्या लिया, मशीन ली, और क्या डिस्क्रिप्शन मिला उसे, 1 year old एंड यूज्ड टू कट 50 to 60 acres। भैया 2 डिस्क्रिप्शन मिले उसको जब उसने मशीन खरीदी, एक तो 1 साल पुरानी है, जस्ट 1 year old है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, और 50 to 60 acres कटिंग करेगा। हुआ क्या, एक्स को पता लगा मशीन 1 साल नहीं बहुत साल पुरानी है, एक्सट्रीमली ओल्ड है, ठीक है ना। एक्स वॉज एंटाइटल्ड, यानी जज साहब ने एक्स को क्या राहत दी, आप एंटाइटल है टू रिजेक्ट द मशीन बिकॉज मशीन डिड नॉट कॉरस्पॉन्डेंस विद डिस्क्रिप्शन, यानी मशीन डिस्क्रिप्शन से मैच नहीं हो रही। समझ गया ना सर? सर बिल्कुल आसान सी बात थी, मजा आ गया, राइट। अगला देखो, सेम अगली कहानी है ना, मेरी जुबानी सेम। क्या लिखा है, बायर बॉट आफ्टर सीइंग सर्टेन गुड्स विच वर डिस्क्राइब बाय द सेलर एज इट इज ऑफ 17th century। क्या डिस्क्रिप्शन मिला, सेलर ने बोला सर पता है कितनी पुरानी है, 1700 सेंचुरी की है सर ये, ठीक है ना, 17th century की है, राइट। अब जब वो घर गया तो पता लगा वो 18th century की थी, ठीक है, तो वो तो 17th century की खरीद के लाया था ना। बायर वॉज एंटाइटल्ड, जैसा हमने बोला बायर को ये इजाजत दी जाती है, गुड्स को क्या कर दो भाई, रिजेक्ट कर दो, क्योंकि सेम है ना, फिर से वही कहानी है, एक राजा और एक रानी है। गुड्स डिड नॉट कॉरस्पॉन्डेंट, गुड्स डिड नॉट मैच द डिस्क्रिप्शन गिवन बाय द सेलर। बहुत ही आसान सी बात, सर मजा आ गया। तो अब आपने 2 बातें पढ़ ली
यानी कि 2 सेक्शन पढ़ लिए ऑटोमेटिकली, जिससे हम किसमें कवर करते हैं, इम्प्लाइड कंडीशन में। और फिर से वही कहानी है, इम्प्लाइड कंडीशन है तो चाहे सेक्शन 14A हो, चाहे सेक्शन 15 हो, चाहे आने वाले सेक्शन हो, आपको क्या पावर है, आप कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करो, डैमेजेस लो, राइट, यू हैव द राइट टू रिप्यूडिएट द कॉन्ट्रैक्ट। सर समझ गए बात। अब देखो सेक्शन 15 के बाद सेक्शन 17, ठीक है, कई जगह आपने कुछ गुड्स खरीदे होंगे, ठीक है, या खरीदे नहीं तो देखे होंगे कि एक सेलर ने आपके घर पे सामान दिया, ज्यादातर शैम्पू के पाउच दे दिए। ठीक है, एक बार मैंने देखा मेरे घर पे जो न्यूज़पेपर आता ना, न्यूज़पेपर में 2 शैम्पू के पाउच स्टेपल थे। मैंने कहा ये क्या चक्कर है, और उससे भी मजेदार बात, उस शैम्पू के पाउच पर क्या लिखा था, इट इज यूज एज सैंपल, दैट इज, और बड़ा बड़ा लिखा था नॉट फॉर सेल। अब बताओ ये वाली बात, नॉट फॉर सेल, मम्मी कसम खा लो, क्या तुमने कहीं देखा है, नहीं देखा है? हाँ सर बिल्कुल देखा हमने भी, कई प्रोडक्ट के ऊपर लिखा होता है नॉट फॉर सेल, दवाइयों के ऊपर भी लिखा होता है नॉट फॉर सेल, है ना। मेरे एक दोस्त डॉक्टर है, उसके पास जाते हैं, ठीक है, अगर उसे कुछ दवाइयां देनी होती है तो कुछ दवाइयां अपने पास से देता है और वो नॉट फॉर सेल लिखा होता है। वो खुद कहता है भाई मार्केट में बेच नहीं सकते, ये हमें ही दे जाते हैं, अब हम बीमार थोड़ी है जो घर में यूज कर लेंगे, तो ऐसी मैं दोस्त यारी में बांट देता हूँ। नॉट फॉर सेल का मतलब है कोई भी पर्सन जिसके पास वो गुड्स है वो उसे बेचेगा नहीं, वो सामने वाले को गिफ्ट कर दे, बेचेगा नहीं। अब ये बताओ, अगर ये वर्ड लिखा है नॉट फॉर सेल, यानी आपको एज अ सैंपल वो चीज दी गई है, ठीक है ना, आपको सैंपल बहुत पसंद आया, सुनना ध्यान से, जूस वाले आए, जूस वाले पर्सन ने आपको सैंपल दे दिया, सर ये जूस पी के देखो, आपने बॉटल खोली, ठीक है, राइट, और जूस पीना शुरू कर दिया। आपने कहा वाह मजा आ गया, एनर्जी सी आ गई, तन बदन में बिजली सी आ गई, सर बढ़िया लगा ना जूस, बताओ सर कितने पैक कर दूं? आपको लगा जूस है रोज पीऊंगा, ठीक है ना, 100 टेट्रा पैक जूस के पैक कर दे। अब आपने जो 100 जूस का ऑर्डर दे दिया, वो क्या देखकर ऑर्डर दिया? सारी प्रैक्टिकल बातें जो आपके साथ भी हुई हैं, क्या देख के ऑर्डर दिया? आपने सैंपल को पीने के बाद सैंपल देख के ऑर्डर दिया। अब खुद एक बात सोचो, क्या मैं सारे के सारे 100 पैकेट, 100 के 100 जूस के पैकेट चेक करके ले सकता हूं? दूसरा पैकेट खोला, पिया, सही है, टेप लगा के पैक कर दे, तीसरा पैकेट पिया, टेप लगा के पैक कर दे। 100 के 100 जूस के टेट्रा पैक पर घूंट मार मार के, यानी कि उसको थोड़ा थोड़ा पीकर पैक करा सकते हो क्या? नहीं, ये जैसे वो खुल जाएगा आपको पता है थोड़े दिनों में बेकार हो जाना है, वो खराब हो जाना है, पैकिंग खोल दी आपने उसकी। पता लगा घर जाके आपके 100 के 100 पैकेट घर पहुंचा दिए गए। घर जाने के बाद जैसा आपको जूस दिया गया था, पीने के बाद एनर्जी आ गई, है ना, बढ़िया लगा, वैसा था ही नहीं, उसकी क्वालिटी बेकार थी, या मान लो वो खराब निकला, या फिर वो आपके सैंपल से मैच नहीं किया। आपने कहा जज फैसला करेगा भाई बाकी पैकेट्स का। तो जज साहब ने क्या बोला? जज साहब ने बोला क्या ये बात, सुनना ध्यान से, क्या ये बात कॉन्ट्रैक्ट में लिखनी जरूरी है कि जब आपको मैं सैंपल पिलाऊंगा ना सर, तो सैंपल से 100 के 100 पैकेट मैच होने चाहिए, यानी जैसा सैंपल मिला वैसे ही 100 के 100 जूस के पैकेट होने चाहिए। क्या ये बात कॉन्ट्रैक्ट में लिखने वाली है? क्या आप कभी ऐसा लिखते हैं? खुद सोचो, यानी अगर वो शैम्पू के पाउच जो मेरे घर पे आया और मैंने इसे इस्तेमाल किया, ठीक है, मेरे घर वालों ने उसे इस्तेमाल किया और वो सही निकला, और फिर उसके बेस पर मैंने क्या किया, बाकी पाउचेस मंगा लिए, तो क्या ये कॉन्ट्रैक्ट में लिखा जाएगा कि भाई ये तो मैच होने चाहिए थे? लाइक कॉन्ट्रैक्ट में क्यों लिखूंगा? ये तो इम्प्लाइड है, मतलब ये तो बताने वाली बात ही नहीं है, इम्प्लाइड है। क्या कि जैसा सैंपल है, ओरिजिनल प्रोडक्ट जो घर पे मंगा रहा हूं वो भी बिल्कुल वैसा ही होना चाहिए। क्या है? इम्प्लाइड। तो नलायको ये तो हम खुद भी जानते हैं, तभी तो क्या पढ़ रहे हैं, इम्प्लाइड कंडीशन। तो ये इम्प्लाइड कंडीशन है कि वो एज इट इज मैच होना चाहिए। तो देखो यही बात लिखी है, और अगर मैच नहीं हुआ तो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल। बोल पेंसिल, सेल्स एट गुड साइड का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल। देखो क्या लिखा है। सबसे पहली बात जो हाईलाइट भी आपके नोट्स में, जो आपने बल्क खरीद लिया 100, मैंने कितने बल्क खरीदे जो उसके पैकेट के 100,
जो आपने 100 जूस के पैकेट खरीद लिए वो किससे मैच होने चाहिए? जो सेलर ने आपको सैंपल दिया है, जिसे पीकर आपने उसको खरीदा है। अब देखो, मैंने जूस की बात कर दी, एग्जाम्पल देखो सेम लिखा है। ए ने 200 किलो गेहूं बेच दिया बी को, राइट। सैंपल दिखाया 25 रुपए पर केजी के हिसाब से। जब वीट गेहूं डिलीवर हुआ बी के घर पर, तो वीट कैसा निकला? डिफरेंट क्वालिटी का निकला और उसमें डिफेक्ट भी था। यानी कि इसका मतलब क्या है? सैंपल से मैच नहीं कर रहा। आपको बताइए क्या होना है? बी चाहे तो 100% गुड्स रिजेक्ट कर ले, अपने पैसे वापस मांग ले, कुछ दिक्कत हो तो डैमेजेस भी क्लेम कर सकता है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। इसी बात को आगे बढ़ाते जज साहब ने क्या बोला? भैया ग्राहक, ठीक है, द बायर शैल हैव द अपॉर्चुनिटी, बायर के पास अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए कि वो कंपेयर करके देख ले, ठीक है ना, किसको? सैंपल को, किससे? ओरिजिनल प्रोडक्ट से, राइट। अब देखो एग्जांपल क्या लिखा? इन केस ऑफ सेल बाय सैंपल ऑफ 2 पार्सल, कितने पार्सल बेचे? 2 गेहूं के, है ना। सेलर आउट द बायर एंड इंस्पेक्शन ऑफ द सैंपल ऑफ पार्सल बट नॉट द लार्जर पार्सल, राइट। सुना ना बात? यानी कि सेलर ने बोला कि भैया छोटे वाला पैकेट है ना, इसको चेक कर लो और सैंपल से मैच कर लो। जो बड़े वाला पैकेट है ना, उसे खोलने का मौका नहीं है आपके पास, उसे मैं सैंपल से मैच करने नहीं दूंगा। इस केस में बताओ क्या डिसीजन आया? डिसीजन वही है जो आपको पता है। इट वॉज हेल्ड दैट बायर वॉज एंटाइटल्ड टू रिफ्यूज द टेक एनी लेटेंट ऑफ द पार्सल। वो चाहे तो दोनों ही पार्सल ना ले। ये बात समझ में आ चुकी होगी। तो यही बात है, सामने वाले को, बायर को पार्सल से सैंपल को मैच करने का मौका मिलना चाहिए। ये बात समझ में आ चुकी होगी। लेकिन कुछ चीजों में, जैसे मैंने जूस का एग्जांपल दिया, उसमें तो आप सैंपल से मैच नहीं कर सकते कि जूस का पैकेट खुलते वो क्या हो जाना है, कि उनमें खराब हो जाना है। तो फिर वहां तो इस वाले पॉइंट के बिना ही आप क्या कर सकते हैं? गुड्स को रिजेक्ट कर सकते हैं। सर समझ में आ गई बात? कोई टेंशन वाली बात नहीं। अब देखो वही बात है, गुड्स शुड बी फ्री फ्रॉम एनी डिफेक्ट विच वुड नॉट अपरेंट फ्रॉम रीजनेबल एग्जामिनेशन। यानी कि जागो ग्राहक जागो, ठीक है। ये तो जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी LIC की तरह है। जागो ग्राहक जागो, जागो ग्राहक जागो क्या कहता है? आप अपने गुड्स को ठीक से चेक करके लें, ठीक है। और एक बात देखो, अगर आप अपने गुड्स को ठीक से चेक करके खरीद रहे हो और आपने रीजनेबली चेक किया कि भाई एक इंसान ऐसे ही चेक करता है, लेकिन चेक करने के बाद भी, ठीक है, डिफेक्ट जो है वो क्या नहीं हो रहा? एपरेंट, दिख ही नहीं रहा। सेलर इतना चालू निकला कि उसने उस गुड्स के डिफेक्ट को इतने बढ़िया तरीके से छुपा लिया कि एक आम आदमी, अ मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस, उसे रीजनेबल एग्जामिन करके ढूंढ ही नहीं सकता, ठीक है। तो बताओ ये कुछ कुछ कैसा लगा? कुछ याद हुआ? धुंधली धुंधली सी यादें ताजा हुई? को भूल गए? सेक्शन 17 में पढ़ा था, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 17 में खतरा फ्रॉड। तो भैया ये तो एक तरीके से क्या हो गया? फ्रॉड के केस की तरह ही हो गया, ठीक है ना। आप एक्टिव कंसीलमेंट, जानबूझकर छुपा लिया, जिसे एक पर्सन रीजनेबल एग्जामिनेशन करने के बाद भी नहीं पकड़ पा रहा। तो वहां फ्रॉड का केस तो अलग हो गया। यहां आपके पास क्या ऑप्शन है? आप क्या कह सकते हो? भैया मैं गुड्स को रिजेक्ट करूंगा। घर जाके बाद में अगर वो डिफेक्ट निकला या बाद में पता लगा तो आप उस गुड्स को रिजेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो क्या लिखा है? अ कंपनी सोल्ड सर्टेन शूज, सैंपल दिखा के बेचा, ठीक है ना, कि हमने इसका बहुत स्पेशल सोल बनाया है, ठीक है जी। मतलब सोल ऐसा है कि मजा याद है आपको, बिल्कुल टेक्नोलॉजी हमने सोल में, जूते में लगाई है, ठीक है ना, फॉर द फ्रेंच आर्मी, यानी आर्मी के साथ पंगे ले लिए। शूज वर फाउंड कंटेन पेपर, ठीक है ना, पता लगा सोल के अंदर उन्होंने क्या किया है? पेपर चिपका रखा है और पेपर खराब हो गया बहुत जल्दी। जो जूते खरीदते टाइम पर डिस्कवरेबल था ही नहीं। जब जूता खरीदा तो नॉर्मली सोल को खोलकर काटकर थोड़ी देखते हो आप, और वो बेच कैसे रहा है आपको? सैंपल कैसे बेच रहा है? स्पेशल सोल बनाया आर्मी के लिए, है कि नहीं बात? राइट। इसका क्या मतलब हुआ? जो भी लोग इसको
एज अ सैंपल देख के खरीद रहे हैं, उन बायर्स को क्या किया गया, रिफंड दिया गया, प्राइस प्लस डैमेजेस। ये तो आपको पता ही है, प्राइस भी वापस मिलेगा और डैमेजेस भी मिलेंगे, यानी कि इक्वल टू फ्रॉड हो गया। लेकिन सेल्स ऑफ गुड के हिसाब से क्या मानेंगे, सेल बाय सैंपल, और सैंपल डिस्क्रिप्शन से मैच नहीं हो रहा। सर बहुत ही मजेदार बात है, राइट। सेक्शन 17 कितनी मजेदार बात है। सेक्शन 17 कॉन्ट्रैक्ट में भी क्या था, सेम कुछ ऐसी केस का था, एक्टिव कंसीलमेंट फ्रॉड, और यहां भी क्या है, एक्टिव कंसीलमेंट फ्रॉड। क्या दिखाकर हुआ है, सैंपल दिखाकर हुआ है। तो ये सेक्शन तो याद तुम्हें हो ही जाएगा। आई होप बात बिल्कुल धांसू तरीके समझ में आ चुकी होगी। तो चलिए मिलते हैं एक नए लेक्चर में, एक नई कहानी के साथ, एक नई वीडियो के साथ, एक नए जोश के साथ, जो हमें लेके आएगा पूरे में से पूरे नंबर। तब तक आप जानते हैं, तब तक लॉ की लैंग्वेज को पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, नया करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, ताकि हम एग्जाम में टॉप कर सकें। तो अच्छा चलता हूँ, दुआओं में